एक और जो सवाल इसी से जुड़ता है वो ये भी है कि हम लोगों ने नक्सलबाड़ी के आंदोलन की, किसान उभार की बातचीत की, हम लोगों ने किस तरीके से जो वाम आंदोलन है वो जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कैंप है उसमें टूट और बिखराव के तमाम दौर सामने आते हैं। इस पूरे दौर में जो किसान उभार हो नक्सलबाड़ी का या क्रांतिकारी वाम आंदोलन की जो एक नई वेव भी आई, उसका साहित्य के जगत पर क्या असर रहा? जैसे कहानी, कविता, थिएटर, इस पर क्या असर रहा? क्या उसने प्रभावित किया? और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसको जाहिरा तौर पे उसको भी आलोचनात्मक दृष्टि से ही देखने की जरूरत होगी। तो इसको हम किस तरीके से समझें और इसको हम किस तरीके से व्याख्यायित करें? देखिए, एक ये आंदोलन की जो अपनी विचारधारात्मक कमी जो भी रही, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम 67 68 में जाएं तो जो लोग बाद में सीपीआई या सीपीएम की राजनीति से जुड़े हुए भी जो साहित्यकार थे, एक तरीके से प्रलेस में पुनर्जीवन आता है। प्रलेस सुषुप्तावस्था में चल रही थी। नक्सलबाड़ी उभार के बाद वाम की जो संसद मार्गी धाराएं थी और उनसे प्रभावित जो साहित्य में लोग थे, और साहित्य को इस तरीके से हम 1:1 के रिश्ता करके बात नहीं करते, उसमें बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं जिन लोगों ने वो एक तरीके का एक तरीके से फिर से उभार जो आया 67 के बाद, वो तो निश्चित ही नक्सलबाड़ी ने जो एक परिवर्तन के प्रति उम्मीदें पैदा की और वाम के प्रति जो आकर्षण पैदा किया, वो उसकी जड़ हम देखते हैं 67 से लेकर के 70 तक 71 तक जो चीजें चलती हैं। संगठनबद्धता बाद में आती है, वो लंबी कहानी है किस तरीके से बाधा सम्मेलन हुआ जब प्रलेस का, तो उसमें जो क्रांतिकारी वाम के जो लेखक थे वो भी गए हुए थे, सीपीएम के भी लोग गए हुए थे। बाधा सम्मेलन से सीपीएम के अलग होने की, सीपीएम धारा के निकट के लेखकों के अलग होने की जमीन तैयार हुई और बाद में उन लोगों ने जनवादी लेखक संघ बनाया। एक महत्वपूर्ण बात है, जनवादी लेखक संघ के बनने के पहले सबसे पहले हिंदी पट्टी में जो संगठन बना था वो हम लोगों ने वो पाल ली थी अक्टूबर 1978 में। अक्टूबर 1978 में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा बनाया था और उसमें मैं था, लाल बहादुर वर्मा थे, बनारस से एक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे, नहीं रहे, राम नारायण शुक्ल, एक राम नारायण शुक्ल कहानीकार हुए हैं वो नहीं, राम नारायण शुक्ल थे। बोध पत्रिका के संपादक कलकत्ता से परशुराम थे और इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एक थे जो सत्यनारायण सिंह की राजनीति के निकट थे। साहित्यकार से ज्यादा वो राजनीतिक कर्मी ही थे, त्रिवेणी प्रकाश वो थे। एक सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर की राजनीति से निकल करके आए हुए हम लोग के निकट कुछ दिन रहे थे डी प्रेमवती, अब वो भी नहीं है, दिल्ली में वो पढ़ाते थे। और अवधेश प्रधान थे जो अभी तो अब तो शायद अवकाश ले लिया उन्होंने, बीएचयू में हिंदी डिपार्टमेंट में थे। बाद में धीरे धीरे कुछ लोग हट गए और कुल मिला करके हम ही 5-6 लोग, शमसुल इस्लाम थे जो निशांत नाट्य मंडल चलाते थे वहाँ पर। अक्टूबर 1978 में हम लोगों ने इसकी संयोजन समिति बनाई थी और 80 में हम लोगों ने इसका पहला सम्मेलन किया था लमही में। इन सबको मिला करके नाट्य टीमें हम लोग की थी, संचेतना नाम से गोरखपुर में और विहान नाम से कलकत्ता में, अभियान नाम से बनारस में और दिल्ली में। तो ये खास तौर पर मैंने इसलिए बताया कि उसके बाद जनवादी लेखक संघ बना जब हम लोगों ने राष्ट्रीय जनवादी, और जसम तो और बात की, जसम तो पोस्ट 80 पीरियड में बना। उस धारा से, लिबरेशन धारा से के निकट के जो लोग थे उन लोगों ने 1978 के आखिरी में कुछ कोशिश बिहार में हुई थी, एक राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक संगठन और एक नव जनवादी सांस्कृतिक संगठन बनाने की कोशिश हुई थी। वो कोशिशें आगे नहीं बढ़ी। फिर बाद में जाकर के जन संस्कृति मंच बना जसम। ये तो सांगठनिक बात हो गई। अगर हम साहित्य की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि सारे वाम साहित्य
का उभार आया। केवल वो लोग नहीं जो कि नक्सलबाड़ी से सीधे प्रभावित थे, बल्कि ये कहा जाए कि जो पुराने लेखक थे, कवि थे, अमरकांत, शेखर जोशी और मजदूर जीवन पर बहुत कम लोग आज उनको जानते हैं या याद करते हैं। इसराइल कलकत्ता में मजदूरों की जिंदगी पर बेहतरीन कहानियां उन्होंने लिखी थी। तो ये सारे लोग उस समय आए और 71 में। लेकिन अगर एमएल मूवमेंट के सीधे प्रभाव की बात करें तो जैसा हमने पहले भी बताया कि एक नारेबाजी, एक लाउड पॉलिटिकल टोन जो दिखाई पड़ता था, इस प्रकार की कविताओं की बहुतायत उस शोरगुल के भीतर। इसीलिए हम लोगों को उस दौर में जो ये ग्रुप था एक तरीके से, जब मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल और ये पूरे लोग जो उस समय थे, इन लोग की कविताओं में उस तरीके का शोरगुल नहीं था। विष्णु खरे पहले से लिख रहे थे, लेकिन विष्णु खरे की बेहतरीन कविताएं जो हैं वो 70 के दशक की हैं। विष्णु नागर, इबार रब्बी, तो ये सारे के साथ आप देखें कि 70 का दशक इस मामले में एक तरफ उस समय की पत्र पत्रिकाओं को पलटा जाए तो बहुत ज़्यादा मुखर, लीनियर संरचना वाली, नारेबाजी वाली कविताओं की भीड़ थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौर में आज जिन कवियों को हम हिंदी में अच्छे कवि के रूप में एक प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो 70 के दशक में उनकी सबसे अच्छी कविताएं 70 के दशक की कविताएं। ऐसा नहीं, बाद में भी उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी है, लेकिन 70 के दशक में लिखी। पत्र पत्रिकाएं जो निकलती थी, और हाँ, लेकिन एक बात उसमें और है, एक कहानियों की अगर बात करें, एक रूमानियत की कहानियां, जैसे उस दौर के लेखकों को अगर याद करें, मुजफ्फरपुर में एक लेखक हुआ करते थे विजयकांत, तो उनकी कहानियों में ज़्यादातर गांव में कहीं फटाफट किसान, दलित बस्ती के खेत मजदूर संगठित होते थे, मजदूर वर्ग पर, और वो सामंत पर धावा बोल देते थे। कुछ छापामार युद्ध की काल्पनिक तस्वीरें, और इस प्रकार की या तो रूमानियत होती थी या पेटी पुर्जुआ रूमानियत, जिसमें कि क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी प्रेम करते हैं, इस किस्म की रूमानियत की कहानियां बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी। उस बीच जो अच्छी कहानियां हैं उनके बीच वो कहानियां आज याद की जाती हैं, लेकिन उस दौर की पत्र पत्रिकाएं पलटी जाए तो उसमें इस प्रकार की कहानियों में एक प्रकार की रूमानियत। बाद में वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर कि उसका मजा, जैसे काशीनाथ सिंह शुरुआती दौर में स्वयं वह इस रूमानियत से प्रभावित थे। बाद में काशीनाथ सिंह एक अलग तरीके से कृत्रिम क्रांतिकारी चरित्रों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो कृत्रिम क्रांतिकारी चरित्रों का जो मजाक उड़ाना है, वो मजाक एक तरीके से क्रांतिकारी चरित्रों का ही मजाक बन जाता है। इस तरीके की भी उन्होंने कहानियां लिखी। नाटक, अनिल बर्वे का एक नाटक जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, खूब खेला का जाता था, थैंक यू मिस्टर क्लाड, जिसका जो पूरा कहा जाता है कि वो नागभूषण पटनायक जब जेल में थे और जो उनकी वसीयत उन्होंने लिखी थी, उसी के इर्द गिर्द वो कथा बुनी गई है, जिसमें ग्लाड जो है एक जेलर है और किस तरीके से उनके वहाँ जो क्रांतिकारी कैदी है उसके इर्द गिर्द कहानी, वो विशुद्ध रूमानी रचना है। अगर हम माँ श्वेता देवी की बात करें, जैसे कि एक होता है कि एक आंदोलन के इर्द गिर्द जब आप कोई रचना लिखते हैं तो उसमें उस समय का समाज, उस आंदोलन की सामाजिक आर्थिक जमीन, अलग अलग चरित्र, उनके रिश्तों के ताने बाने के जरिए प्रकट होकर के सामने आता है। इसकी जगह जैसे महाश्वेता देवी में भी क्या 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 चीज़ें हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा 1084 में की माँ उपन्यास से बहुत चर्चित हुई, उपन्यास में उस दौर के दमन का एक बहुत आधिकारिक तस्वीर है। लेकिन वो नक्सलबाड़ी, सच पूछे तो नक्सलबाड़ी आंदोलन पर इस रूप में कोई उपन्यास लिखा ही नहीं गया है। नक्सलबाड़ी आंदोलन के भीतर नक्सलबाड़ी और की घटना और नक्सलबाड़ी के बाद जो घटनाएं घटी, उसमें इतनी कथात्मकता है
या कहा जाए कि कथात्मकता, कथा तत्व का इतना मसाला है, लेकिन ज़्यादातर लेखक उससे दूर बैठ करके घटनाओं का प्रभाव लेते हुए रोमानियत में लिखते रहे। और माँ श्वेता देवी भी, वो उनके अंदर भी एक प्रकार का पेटी पुर्जुआ इमोशनलिज्म और लोक राग, लोक राग मतलब कि जो जैसे किसानी जीवन या जो पुरानी किसानी संस्कृति है उसके प्रति एक अनालोचनात्मक नजरिया, और यूं कहें कि कहीं न कहीं एक एक तरीके का प्रशंसा मूलक नजरिया, जो किसी भी तरीके से कहा जाए कि एक सर्वहारा दृष्टि के साथ मेल नहीं खाता है। तो इस पर मतलब कहा जाए कि हाँ, कुछ कुछ महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गई, जैसे कि जीपी देश पांडे की उद्ध्वस्त धर्मशाला, एमएल मूवमेंट के जमीन पर एक उनके पूरे विश्लेषण से आपका सहमत होना न होना अलग बात है, लेकिन कुछ गहन वैचारिक सवालों को उठाते हुए किसी ने लिखा नाटक के उसमें, तो जीपी देश पांडे ने लिखा। जीपी देश पांडे का वो एक गंभीर तरीके से लिखते हैं। कविताओं में जैसा मैंने बताया कि दोनों चीजें हैं, बंगला में भी दोनों धाराएं थी। जैसे नवारुण की कविताएं हैं, बाद तक की कविताएं शुरू से लेकर के नवारुण भट्टाचार्य की कविताओं में वो चीज़ दिखाई पड़ती है, एक गंभीरता, एक वैचारिक, वो एक आवेश के साथ साथ एक वैचारिकता का जो सब फ्यूजन है वो दिखाई पड़ता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर कहा जाए कि नक्सलबाड़ी के आंदोलन ने दोनों तरीके से प्रभावित किया। एक, उसने वाम साहित्य का 70 के दशक में, और वो छाया रहा, वाम साहित्य का उसने वर्चस्व स्थापित किया पूरे उस पर। दूसरी तरफ जो आंदोलन की वैचारिक कमजोरियां थीं, उन वैचारिक कमजोरियां भी रचनाओं में साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि 80 के दशक में फिर दूसरी लहर आती है। राजनीतिक नारेबाजी करने वाले लोगों को कविता में जब यह एहसास होता है, तो कविता में फूल, पत्ती, पहाड़, चिड़िया बहुत ज़्यादा आने लगी। उस पर इकबाल रब्बी ने एक बहुत मज़ेदार कविता लिखी थी कि पहाड़ों छिप जाओ, चिड़ियों उड़ जाओ, फूल भागो, हाथ में कलम लिए हुए हिंदी के कवि आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने मतलब वो एक एक फेज ये भी आया। और उसके बाद मतलब वो एक विस्तृत चर्चा की बात है कि बाद की जो वाम कविता है, बाद की वाम कविता में नवरूपवादी प्रवृत्तियां और जैसा समाज का दौर रहा, निराशा बढ़ी खास तौर पे, तो उसमें देखें कि वो जन पक्ष के कवि होते हुए भी वो वाम के कवियों के रोल एक तरीके के आदर्श बनने लगे। जैसे केदारनाथ सिंह की रघुवीर सहाय की कविता, इन कविताओं में जैसे रघुवीर सहाय की कविता में जो एक पेटी बुर्जुआ शिकायत और दुख और निरुपायता का वो रहता है, वो दिखाई पड़ता है। ये बाद का दौर है जब वही सारे कवि जो है वो या तो रूपवाद के साथ या एक प्रकार की मध्यवर्गीय निरुपायता और निराशा के स्वर के साथ वाम कविता प्रकट होती है, सामने आती है 90 के दशक के बाद खास तौर पर। लेकिन उस दौर में मूवमेंट ने कहा गया कि नक्सलबाड़ी और नक्सलबाड़ी के पूरे उत्तरवर्ती दौर में जो एमएल मूवमेंट का इतिहास रहा है उसको माइनस करके हम 70 के दशक के पूरे हिंदी साहित्य की या इवन बांग्ला साहित्य की या इवन मराठी साहित्य की चर्चा नहीं कर सकते। बहुत गहराई से प्रभावित किया, अपने सकारात्मक चीजों से भी और अपनी नकारात्मक चीजों से भी। आपने वाम आंदोलन की वैचारिक कमियों की ओर इशारा किया, और आपने उससे पहले जो नक्सलबाड़ी का पूरा आंदोलन रहा उसमें किस तरीके से जो दुस्साहसवादी लाइन थी वो एक तरीके से पूरे माले आंदोलन में इस्टेब्लिश हुई। ये उसका जो एक सकारात्मक पक्ष था कि संशोधनवाद से निर्णायक विच्छेद हुआ, लेकिन उसके बाद नक्सलबाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ, कलकत्ता के छात्र आंदोलन से होते हुए भोजपुर और फिर आंध्र प्रदेश तक ये लाइन विकसित हुई। इन वैचारिक कमियों पर भी बात करने की आज के दौर में भी जरूरत है, और किस तरीके से ये नजरिया विकसित हुआ
और किस तरीके से एक आलोचनात्मक दृष्टि इन कमियों के प्रति भी आज बनाने की जरूरत है? देखिए, एक तो पहले दो तीन चीजें जो है उसके बारे में बहुत भ्रांति है वाम आंदोलन के अध्येताओं के भीतर भी। जैसे बेशक चारू मजुमदार के की जो लाइन है, जिसके बारे में हम आगे और बताते हैं ढंग से, उनको देखा जाता है कि चारू मजुमदार की लाइन में लेफ्ट एडवेंचरिज्म था, लेकिन संशोधनवाद से रेडिकल रप्चर, एक निर्णायक विच्छेद करने में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। यह आंशिक सत्य है। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि चारू मजुमदार के अलावा भी और वो ढेर सारी चीजें जो हैं इतिहास में रेखांकित उस रूप में नहीं हुई। जिस समय त्यागराज हाल में सीपीएम की कांग्रेस चल रही थी, उस समय बाहर कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे कि ये जो नई पार्टी बन रही है, ये नई पार्टी भी एक संशोधनवादी पार्टी ही, एक रेडिकल तेवर के साथ वो सीपीएम के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे। ये लोग कौन थे? ये सीपीएम के भीतर ही कुछ लोग इस तरीके की सोच रखते थे, और वो थे जो बाद में उन्होंने एक चिंता नाम की पत्रिका निकाली। कन्हई चटर्जी, अमूल्य सेन और चंद्रशेखर दास, ये लोग थे जिन लोगों ने वहां पर बाद में ये लोग चिंता नाम से पत्रिका निकालते रहे। अब चारू मजुमदार ने का जो 8 डॉक्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक 8 दस्तावेज उन्होंने लिखे, वो पहला दस्तावेज उनका आया फरवरी 1965 में, और इनका मार्च में आता है चिंता का पहला अंक। एक महीने का अंतर तो तकनीकी कारणों से पड़ जाता है। मतलब एक ही साथ एक सोच पनपती है। और यही नहीं, जब सीपीएम बन रही थी उसी समय कलकत्ता में कुछ लोग चिंतन मनन जो मंथन चल रहा था नक्सलवाड़ी के पहले, वो कौन लोग थे? असित सेन, परिमल दास गुप्ता, प्रमोद दास गुप्ता, और एक दो नाम और हैं। ये 3-4 लोग थे जो लोग की द्वंद्व दुविधा में थे। और 1965 में उन लोगों ने अंतः पार्टी संशोधनवाद विरोधी कमेटी बनाई, वो पार्टी के भीतर संशोधनवाद का विरोध करने का। और उस समय जो स्लोगन 65-66 में चल पड़ा था, वो चला था पार्टी के भीतर पार्टी का। पार्टी के भीतर पार्टी कहा जाता था उसको, कि मतलब पार्टी के भीतर हम लोग को रेवोल्यूशनरी ब्लॉक को ऑर्गेनाइज करना है। तो चारू मजुमदार का जो पूरा इतिहास है, जैसे इतिहास में उन्होंने, चारू मजुमदार ने रेल मजदूरों के भीतर जलपाईगुड़ी में काम भी एक समय में उन्होंने काम, उनका पुराना इतिहास है। वो एडवर्ड कॉलेज से पढ़े थे, पवना से, और उनका कार्यक्षेत्र जब चला गया बांग्लादेश में तो जलपाईगुड़ी काम करने आए। और वीरेंद्र दत्त और सचिन दास गुप्ता, इन लोगों ने उनको एजुकेट किया था मूवमेंट के भीतर। जब वो जेल में थे तो उस समय बहस चल रही थी रणदिवे के अल्ट्रा लेफ्ट लाइन और आंध्रा थीसिस 1948। उस समय चारू मजुमदार को जेल में आंध्रा थीसिस के समर्थक के रूप में माना जाता था। रणदिवे की अल्ट्रा लेफ्ट लाइन थी, डांगे की अल्ट्रा राइट लाइन थी, और आंध्रा थीसिस जिसमें कि सुंदरैया और वासव पुनैया वगैरह, जो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनकी लाइन जो थी एक रेवोल्यूशनरी मास लाइन थी उस समय। बाद में किनका क्या हुआ उसको छोड़िए, उस समय चारू मजुमदार का ये इतिहास था। चारू मजुमदार ने, एक कहा जाए कि आप 8 दस्तावेज या चारू मजुमदार के पूरे लेखन को उठा के देखा जाए, पीछे मुड़ करके एक सिंहावलोकन किया जाए, तो वो उनकी क्षमता इस मामले में एक राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की, और इसको हम लोग सीधे बेलाग लपेट कहते हैं कि आप उनका लेखन देखें, बहुत अपरिपक्व लेखन है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो 8 दस्तावेजों में भी वो चीज़ आपको मिलेगी। और बिल्कुल ये सही है कि चारू मजुमदार संशोधनवाद का विरोध करते हुए शुरू से ही उनके भीतर
लेफ्ट की तरफ, अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ जाने की, लेफ्ट एडवेंचरिज्म की तरफ जाने की रुझान थी। उसमें भी गौरतलब बात यह है कि नक्सलबाड़ी जब हो गया तो नक्सलबाड़ी, जो कहा जाता है कि नक्सलबाड़ी के निर्माता चारू मजुमदार थे, ये भी फैक्चुअली गलत बात है। नक्सलबाड़ी के निर्माता और चारू मजुमदार ने खुद स्वीकार किया था, कानू सान्याल के नेतृत्व में जो है जंगल संथाल, कदम मलिक, खोदन मलिक, जो वहाँ टीम थी लोकल ऑर्गेनाइजर्स की, और चारू मजुमदार पहले जेल से बाहर थे, जब और लोग गिरफ्तार हुए 64 की कांग्रेस के बाद 65 में, तब चारू मजुमदार को स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं किया गया था, लेकिन बाद में वो भी गिरफ्तार हो गए थे। तो उन्होंने जेल से भी डॉक्यूमेंट लिखा। 8 दस्तावेज का दस्तावेज नंबर 7 और दस्तावेज नंबर 8 में कुछ जन दिशा की बातें की गई है, जन आंदोलन की बातें की गई है, जन संगठनों की बातें की गई हैं। ये नक्सलबाड़ी का प्रभाव था। एक दूसरी बात, नक्सलबाड़ी जो हुआ था उसके पहले चारू मजुमदार अपनी लाइन दे रहे थे कि वही जो उनकी लाइन बाद में आई कि हमें जमींदारों की जमीन जब्त करनी होगी, उनका सफाया करना होगा, और किसी प्रकार के जन संगठन यही बनाने का कोई मतलब नहीं है। और नक्सलबाड़ी में किसान सभा का एक लंबा इतिहास था। 1951 में कानू सान्याल वहाँ काम करने गए थे युवा संगठनकर्ता के रूप में, और 54 से वहाँ टी गार्डन्स के जो उनके प्लांटर्स और जोतदारों के खिलाफ संगठित करने की शुरुआत हुई थी। कई फेजेज थे, वो लंबा इतिहास है। जो कहा जाए तो अगर 51 से लेकर के 67 तक नक्सलबाड़ी में लोकल जो हो रहा था वो एक अलग से एक पुस्तक का विषय है पूरा। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने तो सारा काम जन दिशा पर विकसित किया था। उन लोगों ने इस बात का विरोध किया चारू की लाइन का। चारू अल्पमत में थे, लेकिन चारू मजुमदार सिलीगुड़ी सब डिविजनल कमेटी के सेक्रेटरी थे, तो लीडर को एक छूट दी गई, एक कंसेशन दिया गया कि जो माइनॉरिटी की आपकी लाइन है, इस लाइन को आप बगल में इस्लामपुरा जोरहाट के इलाके में लागू कीजिए। वो लाइन वहां पर कुछ दिनों तक लागू हुई और सब पिट गई। जब वहां पर कुछ भूस्वामियों के उस पर हमला किया गया, कुछ हुआ, वो लाइन चलनी नहीं थी। नक्सलबाड़ी में जो हुआ वो पूरा एक जन उभार था जो मई में शुरू हुआ, और 3 मई को एक घटना घटी बिगुल नाम के किसान के घर पर। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए पुलिस ने जो अटैक किया और जिसमें कई लोग शहीद हुए। तो वो मई का पूरा महीना वो अग्निमय मई का महीना था, जलता हुआ मई का महीना था। वो पूरा किसान कमेटी के नेतृत्व में हुआ। गांव में कमेटियां बनी थी, किसान झंडा लहराते हुए जाते थे और खेतों पे गाड़ते थे। तो वो उसमें उसमें किसी भी तरीके का लेफ्ट एडवेंचरिज्म नहीं था। तो समस्या वहां पर आई, जो यह जो नेतृत्व जिसने क्रांतिकारी जन दिशा को लागू किया, इसे अगले स्टेप में क्या करना है इसका कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। जैसे अगर चीन टाइप ही लाइन लागू करनी हो तो संघर्ष के क्षेत्र के कुछ पृष्ठभाग विकसित किए जाते थे, जहां पर कि रिट्रीट करना हो तो गेरिल्ला फोर्सेस बिखर जाती थी पृष्ठभाग में। बहुत देर से ऐसा किया गया था। दार्जिलिंग का एक पहाड़ी क्षेत्र है करसियांग का, वहां पर, लेकिन तब तक दार्जिलिंग नक्सलबाड़ी का इलाका में आंदोलन का था। आंदोलन कुल 3 महीने ठीक से चला, और जब उसके बाद वहां के नेतृत्व को यह समझ में ही नहीं आया कि अब जन दिशा पर काम करते हुए किया क्या जाना चाहिए था, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जन दिशा पर आंदोलन संगठित किया जाना चाहिए था अलग अलग जगहों, तब जाकर के ये आंदोलन रुक सकता था। और किसी हद तक इसी तरीके से डीवी राव नागी रेड्डी ये बात कर रहे थे। उनकी अपनी सीमाएं थी, लेकिन वो क्रांतिकारी जन दिशा पर खड़ा करने की बात कर रहे थे, जिनसे कि चारू मजुमदार का मतभेद हो गया और आंध्र प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन इससे पहले दूसरी बात पर हम करना चाहेंगे, केवल नक्सलबाड़ी उभार की हम बात करें, अगर जन दिशा पर भी होता और सब कुछ सही तो 2-3 बातें गौरतलब है। जैसे कि भारत उस समय पूंजीवादी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका था।
और लैंड रिफॉर्म्स लागू हो रहे थे, एक संक्रमण काल चल रहा था। लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ जो है, मतलब 1955 में जमींदारी एबोलिशन का एक्ट बना, राज्यों को लागू करने के लिए दिया गया। अलग अलग जगहों, राज्यों ने अलग अलग साम्यों पर लागू किया। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका था जहां पर पहले ही शेख अब्दुल्ला की सरकार ने सबसे रेडिकल लैंड रिफॉर्म कर दिया था, बाद में वो सरकार गिरा दी गई। तो इसका एक पूरा इतिहास है। 67 में किसानों के ओनर होने और पीजेंट्री के बीच से लगान जीवी पैरासाइट क्लास के खात्मा की स्थिति हो चुकी थी, और उसी जमीन पर फिर गांव में एक मार्केट बना। वो मार्केट बन ही नहीं सकता था। जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई वेराइटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, पावर ट्रिलर वगैरह वगैरह का एक मार्केट डेवलप हुआ, और गांव में वित्तीय पूंजी पहुंची। आप 70 के दशक के आंकड़े देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर गांव में ब्रांचेस खुले बैंकों के। ये सबसे ज्यादा तेजी से खुले बैंक नेशनलाइजेशन के बाद। तो अब हम पीछे मुड़ करके देखें, नक्सलबाड़ी अगर सफल होता तो नक्सलबाड़ी जैसी जमीनें, नक्सलबाड़ी जैसी जमीन पूरे देश में बहुत ज्यादा जगहों पर मौजूद नहीं थी। और या तो इतना परिपक्व नेतृत्व होता कि देश के इस सामाजिक आर्थिक संक्रमण को आंदोलन करते हुए समझता जाता, और पूंजीवादी विकास के हिसाब से फिर वो नई लाइन तय कर लेता। लेकिन पीछे मुड़ के देखें तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलबाड़ी का आंदोलन केवल वहाँ के जनदिशा को लागू करने वाले स्थानीय नेतृत्व की अपरिपक्वता और चारू मजुमदार के लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन का शिकार नहीं हुई। अगर वो सफल भी होती तो नक्सलबाड़ी का, अगर हम स्पष्ट दृष्टि से देखें, पीछे मुड़ करके देखें, तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर इसका ज़्यादा स्कोप नहीं था कि नक्सलबाड़ी के रास्ते से गाँव से शहरों को घेरते हुए, गेरिला इलाका बनाते हुए, फिर मुक्त क्षेत्र बनाते हुए ये किया जाता। ये ज़्यादा स्कोप ही नहीं था। नक्सलबाड़ी के बाद यही लाइन मुशहरी में, डेबरा गोपीबल्लभपुर में, मुशहरी में, पलिया में, श्रीकाकुलम में लागू हुई, और हर जगह लाइन पिटती गई। लेकिन होता यह था कि एक जगह लाइन पिट गई, तब तक दूसरी जगह लेफ्ट एडवेंचरिज्म का सिलसिला शुरू हो जाता था, और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। जब ये अर्बन उसका रूप लिया इसने कलकत्ता में, वो इसका विकृतम रूप था, इसलिए कि वो तो माओ की लाइन के हिसाब से भी नहीं था। और ये चारू मजुमदार ने उन सभी लोगों को जो जन दिशा की बात करते थे, असित सेन सवाल उठाया, वो थ्योरेटिशियन थे और ट्रेड यूनियन लीडर थे, उनको निकाल दिया गया। परिमल दास गुप्ता ने सवाल उठाया, उनको निकाल दिया गया। प्रमोद सेन गुप्ता ने सवाल उठाया, निकाल दिया गया। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन। फिर आंध्र प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सबसे बड़े नेता चारू मजुमदार तो सब डिविजनल कमेटी के सेक्रेटरी थे, वो तो डीवी राव नागी रेड्डी थे। वो लोग ने पूरा जन दिशा की बात रखी, उन लोगों को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइन लागू की, और लेफ्ट एडवेंचरिज्म के आधार पर ही सीपीआईएमएल बन गई तरीके से। जब रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए, रास्ता निष्कंटक हो गया, लेकिन रास्ता निष्कंटक हुआ नहीं। पार्टी बनने के तुरंत बाद जो बंगाल के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे, सुशीतल राय चौधरी ने सवाल उठा दिया। कलकत्ता का छात्र आंदोलन जब चल रहा था, कलकत्ता का छात्र आंदोलन, उसमें भी आप देखिए कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के समय में स्टूडेंट फ्रैक्शन का काम देखते थे असित सेन, और उन्होंने स्टूडेंट्स में काम करने का एक जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वैसे स्टूडेंट रेवोल्यूशनरीज की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, और उसका उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। वो एकदम मास लाइन की बात करता है। कलकत्ता में जो शुरू हुआ, शुरू में तो चारू मजुमदार ने यह नारा दिया कि भाई शहर में कोई काम नहीं है, अगर आप एक ही क्रांति करने का काम हो सकता है कि आप गांव चलिए और गांव चल के भूस्वामियों पर अटैक कीजिए, सफाई की लाइन। तो शहरों से लोग गए, बड़े पैमाने पर गए, छात्र गए, उन्होंने कहा कि पढ़ाई का क्या मतलब है।
कुछ नारे अजीबोगरीब तरीके से लागू किए गए, जैसे जितना पढ़ोगे उतना ही मूर्ख बनोगे के नारे को मार्क्सवाद पढ़ने पर भी लागू किया जाता था। छात्रों को बताया गया कि अगर क्रांति में कूद पड़ना है, अब तो क्रांति बहुत करीब है। छात्र गए, अब ज्यादा लोग तो वहां जा करके वो टिक नहीं सकते थे, तो वापस लौटे। कुछ लोग उसमें टिके रहे। थोड़े दिन बाद आप बहुत सारे लोग जो बाद में आकर के जाने माने लेफ्ट के पत्रकार या बुद्धिजीवी रहे, वो सारे, अरविंद देवदास भी गए थे, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस से भी कुछ लोग गए थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये असीम चटर्जी उसी कॉल पर गए थे काम करने के लिए। तो कुछ लोग तो वहाँ टिक गए मूवमेंट में। बाकी लोग जब वापस आए तो वो गांव में तो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी क्रांतिकारी वो बनी हुई थी। अब उन्होंने शहर में वर्ग शत्रुओं की तलाश करनी शुरू की, और शहर में उन्होंने फिर वो लाइन लागू करनी शुरू की। तो शुरू में तो चारू मजुमदार ने इसका समर्थन नहीं किया, बाद में उनको समझ में आया तो कि इसका भी समर्थन किया जाना चाहिए, और उन्होंने उसका समर्थन किया। फिर जिसको कि कहा जाता है भंजन दहन हनन समारोह, लेफ्ट मतलब कि भंजन यानी कि जो बुर्जुआ नेता हैं, जो लोगों के दिलों में जिनकी अच्छी आदर की भावना है, उनकी मूर्तियों का भंजन किया जाए। राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गांधी, सुभाष, और ऐसे लेख छपते थे सरोज दत्त के, गद्दार सुभाष। दहन, पुस्तकालयों का दहन किया जाए। ये बुर्जुआ ज्ञान जो है करप्ट कर रहा है हम लोग को। एक बहुत ही मेटाफिजिकल, नॉन डायलेक्टिकल। और हनन, वर्ग शत्रुओं का सफाया। तो वर्ग शत्रुओं के सफाया के नाम पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी को, और उसके बाद एक बहुत ही शरीफ किस्म के, अब कोई पार्टी संशोधनवादी हो सकती है, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही एक नेता थे, मैं मुझे तुरंत उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, एक लेफ्ट पार्टी के एक नेता को उनका सफाया कर दिया गया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, और अंत में कुछ नहीं तो ट्रैफिक कांस्टेबल का भी होने लगा। वो उसका विकृत रूप सामने आया। हालांकि उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। कई जगह मजदूर जो थे वो स्वतःस्फूर्त तरीके से, आंदोलन मजदूरों को कोई काम नहीं दे रहा था। आंदोलन ने तो कहा कि ट्रेड यूनियन करना, मैंने चारू मजुमदार ने कहा कि ट्रेड यूनियन करना संशोधनवाद है। अब वो मजदूर जाए कहाँ? तो मजदूर फिर जो कि सीटू और एटक से छोड़ करके निकले थे, और अपनी स्वतःस्फूर्त क्रांतिकारी चेतना से जो है वो कारखानों के उस पर लाल झंडा रोज पुलिस उतारती थी, रोज लगाते थे, वो सारे मजदूर फिर यूनियनों में गए। इसलिए यूनियन करना चारू मजुमदार के हिसाब से संशोधनवाद था। वो उन मजदूरों पर जगह जगह दमन हुआ। तो छात्र, कई ऐसी घटनाएं घटी कि छात्र वहां पर पहुंच जाते थे और मजदूरों की ओर से लड़ते थे। ये उसका सकारात्मक पहलू भी था, यानी कि वो क्रांतिकारी ऊर्जा थी। और उसी समय वो दमन का सिलसिला होता है जो भारत का तेलंगाना के बाद, तेलंगाना का दमन तो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था, अर्बन इलाके का तो अपना अकेला वैसा दमन है जो सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में हुआ। उनके कुछ खास अधिकारी थे, और वो दमन 72 से शुरू हो गया था। 71-72 से वो चला है एक तरीके से इमरजेंसी तक लगातार। तो एक वो दमन, उसके बाद जो मूवमेंट में चारू मजुमदार की मृत्यु, चारू मजुमदार की मृत्यु के पहले जब चीन की पार्टी ने इस पर बात करना, अक्सर वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में नक्सलबाड़ी के बारे में निकलता था, लेकिन पार्टी बनने के पहले ही चीन की पत्रिकाओं में अचानक कुछ छपना बंद हो गया। तो लोगों को यह सन्नाटा रहस्यमय लगा। तो यहाँ से एक डेलीगेशन जाना था, उसकी बात वहाँ चाउ एन लाई और कांग्रेस से हुई। उसका निचोड़ यह था कि जो आप लोग कर रहे हैं वो लेफ्ट एडवेंचरिज्म है, आपके स्लोगन्स गलत हैं, आपकी रणनीति गलत है, माओ का की क्रांतिकारी जन दिशा नहीं लागू हो रही है। अगर उस निचोड़ की बात करें, वो चाइनीज सजेशन नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद उसको पार्टी में डिस्कशन, दमन तो चल ही रहा था, कमेटी में भी डिस्कशन नहीं किया गया। चंद एक लोगों तक वो बात पहुंची, लेकिन खुद सोरेन बसु जो उस चाइनीज सजेशन को लेकर के आए थे, उसके जरिए वो जेल चले गए। उन्होंने ही लोगों को, कमेटी के लोगों को बताया, और जितने लोगों को बताया
उन लोगों का विश्वास फिर चारू मजुमदार की लाइन से डिगता गया। पहले से बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट एडवेंचरिज्म पर सवाल उठाया ही था। तो इन्हीं स्थितियों में एक बिखराव की स्थिति थी जिस समय चारू मजुमदार गिरफ्तार होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद महादेव मुखर्जी कोशिश करते हैं चारू की लाइन को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। भोजपुर में फिर ये लाइन लागू होती है। भोजपुर में भी काम की पूरी ज़मीन वहाँ पर जगदीश मास्टर ने तैयार की थी और वहाँ पर जौहर जा करके उस लाइन को लागू करते हैं। फिर वहाँ पर भोजपुर में कहा जाए कि सिस्टमेटिक तरीके से सफाई की लाइन शुरुआती दौर में लागू होती है। जौहर की शहादत होती है, नेतृत्व का वैकुअम पैदा होता है। उसके बाद विनोद मिश्र जाते हैं। विनोद मिश्र के जाने के समय तक बुर्जुआ पत्रिकाओं में भी आता था कि रेड आर्मी मार्च कर रही है, ये है वो है। धीरे धीरे करके लाइन जो है बदलना शुरू किया गया और 81 में आकर के क्लियर हो गया। सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को समझने वाले प्रैक्टिस में जो देखते हैं उनके लिए तो बाद में हुआ कि पार्टी को संसदीय मार्ग पर वो डाल चुके थे। कैसे डाल चुके थे? ग्रेट डिबेट में उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी। माने माओ की भी पोजीशन सही है और ख्रुश्चेव की पोजीशन सही है। 1963-64 में संशोधनवाद के खिलाफ जो चीन की पार्टी ने दस्तावेज लिखे थे, उन दस्तावेजों के बावजूद वो कहने लगे कि नहीं, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना सोवियत संघ में नहीं हुई। सोवियत संघ भी एक समाजवादी देश था और सोवियत संघ की पार्टी भी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसी तरीके से डेंग सियाओपिंग के बाजार समाजवाद को उन्होंने एक तरफ उन्होंने सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की आलोचना नहीं की, जैसे सीपीएम सीधे आलोचना करती थी सांस्कृतिक क्रांति की। इन्होंने सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की आलोचना भी नहीं की और सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के ठीक अपोजिट लाइन लेने वाले लोगों की लाइन को भी सही माना। तो एक हास्यास्पद तरीके का ये कहा जाएगा कि इस किस्म का माने आप कहेंगे कि डांगे राजेश्वर राव और सुंदरैया और वासव पुरैया का जो संशोधनवाद था वो क्लियर कट कहता था कि ये गलत और ये सही, थोड़ा बहुत बीच में गोलमाल करके फिर क्लियर पोजीशन ले लेता था। विनोद मिश्र की लाइन तो फिर राइट चली गई। लेकिन तब तक ये कहा जाए कि एक दूसरी धारा जो 1974 में जो सबसे बड़ा संगठन बना था वो था केंद्रीय सांगठनिक कमेटी CPIML, COC-CPIML। COC-CPIML की एक यूनिफॉर्म लाइन थी ही नहीं। चाइनीज सजेशन से लोग परिचित हो चुके थे, लेकिन तब भी एक लेफ्ट एडवेंचरिज्म का एक स्ट्रीक, एक धागा पूरे उसमें मौजूद था। उसके भीतर अलग अलग, एक रामनाथ की जो धारा थी वो सीधे लेफ्ट एडवेंचरिज्म की आलोचना करती थी, क्लियर कट। उसके जो सेक्रेटरी थे जगजीत सिंह सोहल, वो मध्य मार्ग लेते थे। सुनीति कुमार घोष जो थे, चारू मजुमदार की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना करते हुए पूरी पार्टी ही बह गई थी लेफ्ट एडवेंचरिज्म में, इस बात को अस्वीकार करते थे और CPIML को एक पार्टी के रूप में मान्यता देते थे। और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कुछ गलतियों को मानते हुए सीतारमैया मानते थे कि गेरिला स्क्वाड्स होने चाहिए, दलम जो उन्होंने बनाया। बस एक वो गलती क्या मानते थे चारू मजुमदार की, उनका ये कहना था कि नहीं, जन संगठन भी होने चाहिए। तो ऐसा जो एक संगठन बना था जिसमें कई लाइनें थी, उस संगठन को, वो संगठन क्या, वो तो एक कन्फेडरेशन था कई लाइनों का, और उसे बिखर ही जाना था। 77 में बिखर गई और 77 में उसको बिखरने के बाद सीतारमैया ने जाकर के उसी लाइन को लागू किया, पीपुल्स वार ग्रुप बनाया, CPIML पीपुल्स वार 80 में बना। लेकिन 80 के पहले वो अपनी लाइन लागू करना शुरू कर चुके थे। वेंगार्ड पत्रिका निकलती थी, पीपुल्स वार पत्रिका निकलती थी और दलम बना करके उन्होंने अपनी लाइन लागू करनी शुरू कर। तो ये कहा जाए कि अलग, अब उसके भी, उनके संगठन के भी अलग अलग दौर रहे। बाद में इस लाइन ने, लेफ्ट एडवेंचरिज्म ने, जैसे चारू के समय में ये मैदानी इलाकों में प्रैक्टिस हुआ जहाँ पर कि भूस्वामियों पर हमले हुए, उसमें उसके बाद के दौर में ये धीरे धीरे सीतारमैया ने भी मैदानी इलाकों में प्रैक्टिस किया। चंद्रपुला रेड्डी और सीतारमैया के संगठनों ने किसी हद तक जंगल पहाड़ को अपने गेरिला एक्शंस का किसी हद तक आधार बनाया।
आज जो लाइन चल रही है, इस तरीके का लेफ्ट एडवेंचरिज्म का रूप जो माओवाद की विडंबना ही है, इसलिए कि माओ के नाम पर है। माओ जो कि रेवोल्यूशनरी मास लाइन के सबसे बड़े पैरोकार थे। ये तो सीतारामैया के समय की भी लाइन नहीं है। यह लाइन सीधे सीधे कहा जाए कि किसी भी ऐसे आसमान विकास के पिछड़े हुए पूंजीवादी देश में आप देखेंगे, लैटिन अमेरिका में भी अमेजन के जंगलों के सफाई में ट्राइब मूल निवासियों के साथ जो होता है, सबसे बर्बर किस्म का व्यवहार होता है। माने वो, लेकिन उस आबादी की जो चेतना है वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने की चेतना है। लेकिन एक प्रोलेटारियन रेवोल्यूशन के लिए जो उन्नत सर्वहारा चेतना चाहिए, सर्वहारा क्रांति के पूरे विज्ञान को आत्मसात करने की जो चेतना चाहिए, वो उन ट्राइबल्स में जो ऐसे प्री कैपिटलिस्ट रिलेशंस में जीते हैं, जिन प्री कैपिटलिस्ट रिलेशंस को कैपिटलिज्म ने को ऑप्ट कर लिया है, अपने अंदर समेट लिया है। माने रीजनाइज, वो तेदुपत्ता के ठेकेदार थे, वो उनका दमन उत्पीड़न करते थे, वो विकास की सारी चीज़ों से कटे हुए थे। उनके बीच जा करके अगर जिस तरीके से अरुंधति राय ने, गौतम नवलखा ने उनके वहाँ के कामों का वर्णन किया है, तो कोई इस तरीके का काम करे तो वो तो उनके बड़े भाई हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे। कुछ स्कूल खोल दिया जाए, कुछ दवाओं का किया जाए, कुछ उनको सिखाया पढ़ाया जाए, बातचीत की जाए। और दूसरी तरफ स्टेट पावर है जो मिनरल्स के लिए उन जंगलों को उनको सब तबाह कर रहा है। यह लहर जो स्टेट पावर का है, ये खास तौर पर 80 के दशक में इसने गति पकड़ी। और पिछले 90 के दशक से लेकर के अब तक इसकी पूरी मतलब तबाही इन्होंने बता दी। मैंने उड़ीसा के बॉर्डर एरिया से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक और झारखंड तक जो मिनरल्स के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देशी पूंजीपतियों का जो कहर है, उसमें कहा जाए कि उन्हें यह लेफ्ट एडवेंचरिस्ट लाइन के वाहक लोग अपने रक्षक, अपने बहादुर रक्षक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो वो इनके साथ खड़े हुए। लेकिन ये भारतीय क्रांति की लाइन कैसे हो सकती है? हम थोड़ी देर के लिए एक हाई परिकल्पनात्मक दृश्य उपस्थित करते हैं कि उस प्रकार के ही इलाके, उससे भी विरल जंगल पठारों के जो इलाके हैं, उनके रहने वाली पूरी ट्राइबल इलाके, हालांकि हर जगह के ट्राइबल उतने पिछड़े नहीं हैं। आप राजस्थान में जाकर के देखिए ट्राइबल्स को, जो एसटी वहाँ कहलाते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, और जंगल भी उस किस्म के बहुत कम जगहों पर हैं। अगर इस सारे इलाके को कोई लिबरेटेड जोन बना दे, तब भी वो भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 7-8% और पूरी आबादी का 7-8% कवर कर पाएगा। और भारत के पूंजीवादी तंत्र की जो पूरी जो लाइफ लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती, वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगी। सवाल यह है, आप जिस देश में रहते हैं उस देश में 32 करोड़ 34 करोड़ औद्योगिक सरबराह है। उस देश में गांव और शहर के सरबराह और अर्ध सरबराह को मिला दिया जाए तो ये संख्या 70 करोड़ के ऊपर जाती है 1 अरब 30 करोड़ आबादी में से। 15-16 करोड़ अभी बात हो रही है, केवल ये माइग्रेंट लेबर्स हैं जो 15-16 करोड़ काम करते हैं। गांव में जाकर के आप मार्जिनल जो पीजेंट है, सीमांत किसान है, उस तक को समेट करके पूरी आप उसके लिए क्या लाइन है, वो क्या करेंगे? इन जंगलों में अगर ये सारे मुक्त क्षेत्र बने रहें, कथित मुक्त क्षेत्र चलते रहें, तो इससे और कहीं पर ऐसे बहादुर कल्याणकारी विचारों के लोग आदिवासियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कुर्बानी दे करके सुरक्षा का भी काम करें। लेकिन आप तो भारतीय क्रांति की बात करते हैं ना, वो भारत के इतनी बड़ी अर्बन आबादी, और इन लोग को ये भी सोचना चाहिए कि भारत में जब से एमएल मूवमेंट है तब से अर्बनाइजेशन कितना हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना हो गया, फाइनेंशियलाइजेशन कितना हो गया, पूरे के पूरे गांव में एग्रो बेस्ड एलाइड सेक्टर कितना बढ़ गया, और मॉडर्न फार्मिंग कितनी अधिक हो गई। ये तो जिस पर हम लोग कहते हैं कि मतलब यह भारत जिस समय उपनिवेश था या उपनिवेश से आज़ाद हुआ था, उस समय भी भारत चीन जैसा नहीं था। उस समय भी चीन
कई साम्राज्यवादी शक्तियों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के रीजन्स में बटा हुआ एक देश था। जिस हालत में भारत पलासी और बक्सर की लड़ाई के जमाने में हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कंपनी का डायरेक्ट राज्य और ढेर सारे रियासतों को परोक्षतः अपने मातहत लेना शुरू किया। लैंड सेटलमेंट्स होते हैं, चार्टर एक्ट्स आते हैं, मैकालो का एजुकेशन सिस्टम आता है, पूरा एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट और यूनिफॉर्म तरीके से एक सोशियो इकोनॉमिक, कॉलोनियल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। वैसा चीन में हुआ ही नहीं। चीन तो एक जगह पर रुका रहा। तो अगर भारत में नौजनवादी क्रांति भी होती तो उसका रास्ता उसी प्रकार चीन से भिन्न होता। नौजनवादी क्रांति होते हुए भी हूबहू चीन जैसा नहीं होता, जैसे कि वियतनाम का और कोरिया के जनवादी क्रांतियों का रास्ता चीन से मिलता जुलता था, हूबहू चीन जैसा नहीं था। मैंने चीन से, यह तो उस समय की बात हो गई। दूसरी बात, यह जो भारत के पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट की एक हास्यास्पद विडंबना है कि उन्होंने एग्रेरियन क्वेश्चन पर मार्क्सवाद को पढ़ा ही नहीं। किसने किसने यह बात कही, और बहुत दिलचस्प बात है, भारत में पूंजीवादी भारत अब एक पूंजीवादी भारत होगा बुर्जुआजी के पावर में आने के बाद। ये सबसे पहले ये बात किसने कही थी? एक इतिहासकार ने, पार्टी ने नहीं, डीडी कोसाम्बी ने। दूसरी बात, 54-55 में प्रोग्राम का ये सवाल बाल कृष्ण मेनन और एक थे कौन, बिहार के, दो लोगों ने पार्टी के भीतर उठाया था कि हमारे देश में बिस्मार्क के रास्ते से, वो शायद थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के रास्ते से ग्रेजुअल प्रोसेस में पूंजीवादी विकास हो रहा है और भारत में लैंड रिलेशंस बदल रहे हैं, हमको इसको स्टडी करनी होगी। वो बात दबा दी गई। 1968 में जब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो उसने एक टास्क लिया, 4 टास्क लिए। 4 में से एक टास्क था भारत के उत्पादन संबंधों का अध्ययन करके क्रांति का रास्ता तय करना, जिसको चारू मजुमदार ने खारिज करके सीधे कह दिया चाइनाज पाथ इज आवर पाथ। तो इस पर, इसके बाद हम लोग को कहाँ से दिशा मिली? लेफ्ट एडवेंचरिज्म के अलावा, जैसे ये बात जुड़ी हुई है प्रोग्राम के सवाल से भी, इसलिए वो बात भी थोड़ा बता दे रहे हैं। फिर 70s में EPW, जर्नल ऑफ एग्रेरियन स्टडीज वगैरह मिला करके एक एकेडमिशियंस में एक डिबेट चली थी, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट, जिस डिबेट को डेनियल थार्नर की पत्नी एलिस थार्नर ने 1984 में समअप किया टोटल, कि उस डिबेट में कितनी कितनी पोजीशंस हैं। EPW में वो भी आया था, एलिस थार्नर ने समअप किया था। उसमें सबसे बैलेंस, उसमें बहुत सारे एकेडमिशियंस ने ये बात की थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, बुर्जुआ डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, भारत की विशेष परिस्थितियाँ कैसे हैं। और वही गेल लोम्बेद जो बाद में रिच फार्मर्स की पॉलिटिक्स से ले करके अम्बेडकर वादी राजनीति तक कहीं, उन्होंने सबसे बैलेंस्ड आर्टिकल 1978 में लिखी थी भारत में बुर्जुआ डेवलपमेंट के बारे में। तो फिर हम लोगों ने इसको लैंड रिलेशंस वगैरह को स्टडी किया, तो हम लोगों को भी ये बात थोड़ा देर से समझ में आई, 82 में जाकर के समझ में आई कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कहा जाए कि सबसे पहली बात, सामंती लगान जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्टेट और पीजेंट ओनर हो चुका है, काश्तकार अब उस रूप में नहीं है, और ओनर पीजेंट और स्टेट के बीच का जो लगान जीवी परजीवी परत है फ्यूडल्स की, वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जितने लक्षण लेनिन बताते हैं वो लेनिन के डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म से कई गुना ज़्यादा भारत में, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पीजेंट्री, माइग्रेशन, प्रोलेटराइजेशन और खेती का मशीनीकरण और फाइनेंशियलाइजेशन, वित्तीय पूंजी की गांव-गांव तक पैठ, कहीं भी किसी भी तरीके से लैंड टू द टिलर का, जमीन बांटने का नारा बनता नहीं है। कंट्राडिक्शन लेबर और कैपिटल के बीच का है। अब उस चीज़ से जब आप लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन लेते हैं तो आपके लिए ये सब कोई कंसर्न ही नहीं है। आपको कहीं भी स्टेट, बुर्जुआ स्टेट एक दमनकारी, एक बर्बर दमनकारी राज्य है। उस बर्बर दमनकारी राज्य के विरुद्ध
अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को संगठित करके बहुत ही आर्म्ड स्ट्रगल देश के कोने कोने में संगठित किए जा सकते हैं, उनसे क्रांति नहीं हो जाएगी। उनसे ऐसे कुछ स्ट्रगल्स करके, और ऐसे स्ट्रगल्स का स्कोप भी श्रिंक करता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। अब आखिरी बात इस मुद्दे पर जो कहना चाहेंगे, लेकिन भारत जैसे, लैटिन अमेरिका के देशों जैसे, या अफ्रीका के अपेक्षाकृत अधिक बुर्जुआ डेवलपमेंट वाले देशों जैसे, या यूरोप के बहुत अधिक संकटग्रस्त पिछड़े देश, पूंजीवादी देश जो हैं यूरोपीय देशों में, इन जगहों पर एक जमीन जो है लेफ्ट एडवेंचरिज्म की या किसी न किसी प्रकार के एडवेंचरिज्म की तैयार होती है। जैसे खासतौर पर हम भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों की बात करें तो आसमान विकास के चलते इन्हीं देशों में, वो चाहे ब्राज़ील हो, चाहे मेक्सिको, चाहे अर्जेंटीना, चाहे भारत, ऐसे इलाके पड़े हुए हैं जहाँ पर कि एक बेहद पिछड़ी चेतना वाली ट्राइबल किस्म की आबादी को तबाह किया जा रहा है मिनरल्स के लिए, जंगल्स के लिए, जंगलों को कब्जा करने के लिए, नदियों को कब्जा करने के लिए तबाह किया जा रहा है। वो ब्राज़ील में किया जा रहा है, वो मेक्सिको में किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक आबादी ऐसी है जो कि पिछड़ी चेतना की है, लेकिन वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वो लड़ाई, अब उस लड़ाई को एक नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व इस बुर्जुआ सोसाइटी में पैदा हो रहा है। जैसे हम भारत में देखें तो दिल्ली, मुंबई से लेकर के इलाहाबाद और लखनऊ जैसे नगरों तक में देखें तो मिडिल क्लास के युवाओं को कई हिस्सों में बांट। एक मिडिल क्लास का वो युवा है जिसको नौकरी मिले ना मिले, वो जिस तबके से आता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट पाप उसको बिजनेस करा देगा, उसको विदेश भेज देगा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सेटल करा देगा। एक छोटी सी आबादी तो वो है। जो आम परेशान हाल मिडिल क्लास है, उसका एक हिस्सा जो बहुत पिछड़ी चेतना का है, वो पीले बीमार चेहरे वाले डिप्रेशन के मरीज टाइप नौजवान, जिनको कि बेरोजगारी, घर की गरीबी, बहनों की शादी कैसे होगी, पिताजी रिटायर हो रहे हैं, दुनिया की परेशानियों में जी रहे हैं, और वो उन्हें एक काल्पनिक शत्रु दे देता है फांसीवाद, कि ये सारी प्रॉब्लम इसलिए कि ये मुसलमान, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और भारत को इन्होंने 800 साल से गुलाम बना लिया, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसको ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसको तो एक काल्पनिक शत्रु चाहिए, और वो काल्पनिक शत्रु उसे फासिज्म दे देता है, और वो फौरन जय श्री राम का वो पटका लेकर के चल देता है। वो फासिज्म की कतारों में शामिल होता है और फासिज्म को पेटी बुर्जुआ क्लास का आर्क रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट बनाने में एक बड़ी फोर्स बनता है। एक कतारवार चला गया। एक वो है जो ये भी नहीं करता है, वो बस डिप्रेशन में पड़ा रहता है और कुछ फार्म वार भरता रहता है, और उसी का एक हिस्सा हर साल का आंकड़ा देखें तो सुसाइड भी कर लेता है, पागल भी हो जाता है। एक हिस्सा वो है जो थोड़ा सा उसकी उन्नत चेतना है, इंसाफ पसंद है, बहादुर है, लेकिन वो मजदूर क्रांतियों के लंबे श्रम साध्य का तैयारी और लंबे रास्ते पर यकीन नहीं करता, इसलिए कि वह अपने वर्ग के हिसाब से मजदूर वर्ग पर भरोसा नहीं करता कि ये अशिक्षित गंवार लोग ये क्रांति करेंगे, राज्य सत्ता चलाएंगे। तो एक तरफ वो, तो उसके अंदर एक वही फीलिंग जो लोगों को चे गुबेरा का, और मैं आनंद फानन में कुर्बानी दे करके और कुर्बान होकर के, बंदूक उठा करके, शॉर्टकट में हम, मजदूर क्रांति नहीं करेगा। हम जब तक मजदूरों के मसीहा बन करके हथियार उठा करके क्रांति के रास्ते पर न चल पड़ेंगे, तो उन्हें एक मार्क्सवाद का गुटका संस्करण चाहिए, उन्हें एक संक्षिप्त मार्क्सवाद चाहिए, कि जल्दी से क्रांति का एक मार्ग चाहिए। बहादुरी में उनके कोई कमी नहीं। और युवाओं का, वो मिडिल क्लास युवा आबादी का ये डिफरेंशिएशन भारत जैसे देशों के महानगरों में होता रहेगा, और कुछ लोग इन्हीं एलीट संस्थानों से निकल करके, जैसे कुर्बानी का पटका बांधे हुए, उन जंगलों में जा करके देश को, वो ज़्यादा उनको स्टडी नहीं करनी है कि
कितना मजदूर है, कितना सरवारा है, पुरानी किस्म के ट्रेड यूनियन में अब संगठित नहीं होगा तो नए किस्म से हम जो है वो पेशा आधारित और इलाका आधारित यूनियन कैसे बनेगी, फिर मजदूर खड़ा कैसे होगा, फिर इतनी मॉडर्न फासिस्ट स्टेट पावर के विरुद्ध हम इस करोड़ों करोड़ आबादी को, जो संख्या में बहुत बड़ी है लेकिन बिखरी हुई है, कैसे एक दुर्ग की दीवार बना देंगे। इन चीज़ों पर उसको नहीं सोचना है, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना है, उसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, उससे आर पार की लड़ाई लड़नी है, थोड़ा सा कुछ कोटेशंस पढ़ लेने हैं और जा करके तो ये कहा जाए कि ये जो जिन कारणों से पूंजीवादी विकास के साथ साथ भारत में लगातार ये होता रहा है कि एक जगह से लेफ्ट एडवेंचरिज्म की जमीन उजड़ती है तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इसलिए कि स्टेट पावर एक बहुत भारी ट्राइबल आबादी को जो दर बदर कर रहा है और उनके ऊपर कहर बर्पा कर रहा है, बांध बना करके, मिनरल्स के लिए जगह ले करके बंदूक की नोक पर दर बदर किए जा रहे हैं, वो जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और कुछ युवाओं की ऐसी आबादी पेटी बुर्जुआ क्लास की तैयार है जिसे शॉर्ट में जनता और विज्ञान की अपेक्षा कुर्बानी और हथियार पर ज़्यादा भरोसा करते हुए जल्दी से जल्दी क्रांति कर देनी है। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह को ये कहे कि इस लाइन को सफल न होते देख करके बहुत जल्दी ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो कहा जाएगा कि हम अपना मूल्यांकन बता सकते हैं कि लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन इधर उधर कुछ पॉकेट्स में चलती रहेगी, वो रेमिनेंट्स के रूप में पड़ी रहेगी लेकिन चलती रहेगी। और लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन जो लोग वैज्ञानिक तरीके से पढ़ करके ठीक नहीं करेंगे, वो लेफ्ट एडवेंचरिज्म से उनका पेंडुलम चलता है तो राइट जाता है, जैसे कि CPIM लिबरेशन का गया, जैसे कई और ग्रुपों का गया, वो लेफ्ट से चलते हैं तो सीधे राइट जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन की एक कंटिन्यूटी रही है। और चारू के भी पहले देखें तो चारू के पहले भी चारू ने बहुत सारी चीजें तो वो की जो कि बीटी रणदिवे ने किया था, और बीटी रणदिवे के भी पहले जाए तो उस तरीके से लेफ्ट एडवेंचरिज्म नहीं हुआ था, लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट सेक्टेरियनिज्म की लाइन 1931-32 में भी लागू हुआ था, जब रेड ट्रेड यूनियन बनी थी, एटक में से पार्टी निकल आई थी, जब गांधीवाद विरोधी मोर्चा बनाया गया था, उस दौर में भी लेफ्ट सेक्टेरियनिज्म की लाइन लागू हुई थी। उसको भी ठीक से समझ नहीं किया गया तो वो लेफ्ट सेक्टेरियनिज्म की लाइन PC जोशी के राइट की तरफ वो पेंडुलम चला गया PC जोशी पीरियड में। तो ये एक इतिहास रहा है। इसका सार तत्व तो यही है कि पूरे आंदोलन का विचारधारात्मक आधार अपने ऐतिहासिक कारणों से कमजोर रहा है।